गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में सभी साथियों को स्वागत है। आइए और आज इन क्लास के अंदर हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री और हिस्ट्री का हम लोग टॉप 50 यानी कि 50 सब्जेक्ट प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्या होंगे, लाभदायक होंगे। यानी कि आपको मैं ये बता दूं, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मैं आपको उम्मीद करता हूँ अगर आप इन 50 प्रश्नों को करते हैं तो आपको 15 प्रश्न बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जब आपको मैंने गारंटी बैच लॉन्च किए थे और क्रैश कोर्स बैच लॉन्च किए थे, उसमें बताए थे क्या आप लोग के लिए जो है क्या करने वाले थे, आप लोगों को मैं गेस्ट क्वेश्चन देंगे और ये गेस्ट क्वेश्चन जो होगा एकदम शॉर्ट गेस्ट क्वेश्चन होगा, शॉर्ट गेस्ट क्वेश्चन। यानी कि आपको मैं बताऊं, ये जो गेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 50 प्रश्न दिए हैं और इन 50 प्रश्नों में पूरी गारंटी के साथ आपको 15 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जिसमें कहीं से कोई संदेह आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए इन क्लास के अंतर्गत क्या सभी मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ। क्या है हिस्ट्री क्लास 12 टॉप 50 यानी कि टॉप 50 शॉर्ट आंसर है, जो कि आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर है और आपको मैं 15 लॉन्ग आंसर अलग से फिर करवा दूंगा, मात्र 15 लॉन्ग आंसर और 50 शॉर्ट आंसर। ठीक चलिए, और ये चीज क्या पूरे बुक से 100% लड़ने वाला बिल्कुल प्रश्न है। बिल्कुल मेरे भाई, ये 100% गारंटेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल गारंटी के साथ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और ये बिल्कुल आपकी क्लास क्या होने रामबान क्लास आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं। सभी साथी लोग जल्द से जल्द आने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप सभी साथी पूरा धैर्य के साथ क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। लगभग 50 प्रश्न नहीं तो लगभग 1.5 घंटे की समय लग जाएगी, लगभग 1.5 घंटे पूरी क्लास को आप धैर्य के साथ देखने के बाद जो है अंत में आप लोग बताइएगा कि क्लास आखिर आप लोगों को कैसा लगा। इन क्लास में कोई प्रश्न में कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप लोग अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं प्रश्नों को फिर से कुछ क्या करूंगा, उसमें आपको मैं दूसरे किसी और लेक्चर में उन प्रश्नों पर बात कर लूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक चलिए, तो क्लास के समय जो भी आपको बातें हो आप लोग अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए हम लोग क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आप कितना 50 यानी कि 50 प्रश्नों के साथ हम लोग क्लास की करेंगे बात। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा क्या क्वेश्चन काफी क्या इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख के दो महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख क्या होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो पत्थर धातु आदि की सतहों पर जो उत्कीर्ण किए गए पाथर सामग्री होते हैं, उसका प्रयोग क्या, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। और यह क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, अशोक के अभिलेख, अशोक के कई सारे अभिलेख मिले, अशोक के ताम्र अभिलेख मिला, पात्र अभिलेख मिला, ये सब क्या अशोक के अभिलेख है। अभिलेख समय क्या होता है? अभिलेख समय सीधे उस कालखंड के बारे में जानकारियां हासिल करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। अब क्या मैं अभिलेख के बारे में देखने का प्रयास करता हूँ और आप लोग को समझने में कोई दिक्कतें ना होगी। क्या अभिलेख? अभिलेख पत्थर धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाथर, उत्कीर्ण किए गए पाथर समाधि को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। और अभिलेख का प्रयोग क्या, अभिलेख का प्रयोग जो है प्राचीन काल से यानी कि प्राचीन समय से हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। और ये जो अभिलेख होता है, अभिलेख में क्या होता है, मुख्य रूप से शासक यानी कि राजा, राजाओं का अध्यादेश लिखे जाते हैं, यानी कि राजाओं के द्वारा शासन व्यवस्थाओं को चलाने में जो अध्यादेश यानी कि नियम कानून का प्रयोग होता है, उसी को क्या, उसी को लिखा जाता है, यानी कि शासकों का राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्थ अभिलेख हैं। और बात करें सबसे अगर प्राचीन अभिलेख की बात की जाए, सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, अशोक के प्रस्थ अभिलेख। और क्या सोना चांदी पीतल तांबा लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना गया है। और अभिलेख क्या है, अभिलेख जो है किसी भी कालखंड की, कोई भी कालखंड को किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना गया है। आई होप कि आप इन बातों को आप समझ पाए होंगे। और आज आप जब इन पूरी क्लास को देखने के बाद इन सारे प्रश्नों को आप लोग खुद से एक बार क्या कीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ के देखिएगा, फिर आपको देखिएगा सारी बात आपको क्या होगी, माइंड में खुद से रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा क्या कह रहा है, सुनो देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? 1857 के ये जो विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? आइए जरा 1857 के क्रांति की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें पहली बार अंग्रेजों का मुकाबला भारतीय राजाओं से हुआ था। और ये जो 1857 की क्रांति हुई, इन क्रांतियों में सबसे पहली बार क्या हुआ, अंग्रेजों का मुकाबला जो है भारतीय राजाओं से हुआ। इस क्रांति के निम्न कारण थे। और ये जो क्रांति हुई 1857 की क्रांति, इन क्रांति के कई सारे कारण थे। आइए जरा हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण यानी कि मुख्य कारण। पहला, विदेशी शासकों के प्रति घृणा। विदेशी शासकों के प्रति घृणा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। लोगों में क्या विदेशी शासकों के प्रति घृणा होने लगा था। यानी कि भारतीय शासकों में, भारतीय लोगों में क्या हुआ, विदेशी यानी कि जो अंग्रेज क्या थे, दूसरी जगह के थे, विदेशी शासकों के प्रति क्या हुआ, इन लोगों में घृणा होना शुरू हो गया। क्या हो गया, पहले कारण क्या, विदेशी शासकों के प्रति घृणा। यानी कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था लोगों में विदेशी शासकों के प्रति घृणा होने लगी थी। आगे दूसरा कारण देखिए क्या कह रहा। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, जिसको आप क्या कहते हैं, हड़प की नीति। डलहौजी ने हड़प की नीति शुरू किया। हड़प की नीति जिसको आप क्या कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो क्या है, डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, कुप्रशासन का आरोप और क्या दत्तपुत्र के नियमों के बदलाव के कारण सतारा और क्या नागपुर, झांसी, अवध आदि का अंग्रेजी साम्राज्य के विलय कर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। यानी इन सारे साम्राज्य को, कौन, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध आदि साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य में क्या हुआ,
विलय कर लिया गया। और झांसी को किस कारण से विलय किया गया था? आपको पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इनके अपने संतान थे जो 3 माह के होने के बाद मर गया था। इन्होंने एक पुत्र को, दत्त पुत्र को इन्होंने गोद लिया था और डलहौजी की नीति थी, अगर कोई राजा का अपना संतान नहीं है वह किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। और उस साम्राज्य को कहा तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली जाएगी, ऐसी प्रावधान की गई थी। तो विलय कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे यहाँ के स्थानीय शासकों और जनता अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दी। और इसके विरुद्ध क्या हुआ? इससे यहाँ के स्थानीय शासकों और जनता अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की। भारत का आर्थिक शोषण, फिर क्या हुआ? भारत का इन लोगों ने आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। भारत का आर्थिक शोषण 1857 के क्रांति का एक मुख्य कारण था भारत का आर्थिक शोषण। इससे लोगों ने क्रांति की। इससे लोगों ने क्या हुआ? इससे लोगों ने क्रांति की। तीसरा कारण था ईसाई मसनदियों का भूमिका। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? भारत में जो है, भारत में हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के लोगों को क्या हुआ? इन दोनों धर्मों के लोगों को ईसाई धर्म बनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। यानी कि ईसाई मिशनरियों की भूमिका, भारतीयों को ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाने की गतिविधि चल रही थी, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की गतिविधि चल रही थी। ये सारे कारण थे जो कि आपने देखे 1857 की क्रांति के। ये क्या है? प्रमुख कारण है। 1857 की क्रांति के ये क्या है? विद्रोह के प्रमुख कारण थे, जो कि आप इजीली अगर एक दो बार देखते हैं तो आपको ये सारी बातें याद रहेंगे। आपको याद अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। मैं आपको बता दूंगा, जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास इस नंबर पे 736 इस नंबर पे क्लास 12 आर्ट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो गायत्री ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जो कि लोगो देख सकते हैं, ये सेम लोगो देखकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपसे, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन क्या होता है? उत्खनन किसे कहते हैं? आइए जरा हम लोग बात करते हैं उत्खनन पे। आइए, उत्खनन क्या? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्खनन क्या? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुरानी टीलों की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। उत्खनन क्या है? उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यताओं की जानकारी हासिल की जाती है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता है। मेरे भाई, आपको ये समझ में दिक्कतें आ सकती है क्या? सर, उत्खनन जो होती है, उत्खनन वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कैसे हो सकती है? मेरे भाई, आपको मैं बताऊं, ये कोई समतल भूमि है। ये मानिए कोई समतल भूमि है। ये क्या है? ये कोई समतल भूमि है। ये क्या है? समतल कोई भूमि है। यहाँ पे मानिए खुदाई होगा, ऊपर से क्या होगा? ऊपर से जो है क्षैतिज खुदाई करते आएंगे। और मानिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर यहाँ तक क्षैतिज खुदाई करते आए और यहाँ पे हम ऊर्ध्वाधर खुदाई करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से ऊर्ध्वाधर खुदाई करना शुरू कर देंगे। ये इसी को कहते हैं, यानी कि ऊपर से सीधे गए, अंदर खुलते गए और फिर अंदर में क्या करेंगे? अपने क्षेत्रफल को बढ़ा लेंगे। वही क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार से किया जाता था। इसमें प्राचीन कालीन क्या है? पुरावशेष जैसे अभिलेख और क्या मृग मूर्तियां, सिक्के, भवन अवशेष आदि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता इसका काल निर्धारण करते हैं। और इसी के आधार पर क्या होते हैं? इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं? इसके काल निर्धारित करते हैं, यानी कि कितनी पुरानी सभ्यता है, इन चीजों का निर्धारण किया जाता है। मेरे भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करके, और क्या चैनल पर अगर नए आए हो जो भी साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल पे जो भी साथी अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, ठीक। और अंत में मैं आपसे पूछूंगा जरूर, आपको ये क्लास कैसा लगा? अपना अपना प्रतिक्रिया अंत में जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आगे क्या है शुरू देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है शुरू देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है शुरू देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसे बोर्ड एग्जाम कई बार पूछ चुका है। आइए जरा हम बात कर लेते हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? अगर आपको ये बातें याद रही तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको पहले समझाता हूँ आपको याद क्या रखना है, फिर मैं आपको ये दिखलाऊंगा क्या है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आपका ये मेरे भाई याद रखना। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी, उल्टा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्वेश्चन शुरू है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। मेरे भाई आपको आंसर करना है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। सबसे पहले किन स्थलों की खुदाई हुई? सबसे पहले जो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किन स्थल की खुदाई हुई? सर्वप्रथम जो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई, और इन्हीं कारण इन सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, और इसी कारण से सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? तो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। आई होप ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। आपको याद रखना है, हड़प्पा की उत्खनन 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो 1922 में, ठीक। तो हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 में कौन? राखल दास बनर्जी कह रहा, तो यहाँ पे 1922 से छोड़ दीजिए क्योंकि आगे राखल दास बनर्जी कह रहा। आगे क्या होना चाहिए? दयाराम साहनी। हड़प्पा की उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी है, सब अच्छा है। हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्राप्त करने प्रकाश में लाया। और क्या क्या? नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थलों का पुरातत्ववेत्ता खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा
हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन होने के चलते ही इस सभ्यता का क्या है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम मनुष्य किसने, और यहाँ पे आप कर सकते हैं दयाराम साहनी। क्या कर सकते हैं? दयाराम दयाराम साहनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दयाराम साहनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हड़प्पा क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया था और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। इसके बाद ही अन्य स्थलों का पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने, ये हड़प्पा क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर है, क्या सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन होने के चलते ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली वे में याद हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग के समक्ष क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा महाजन पद से आप क्या समझते हैं? महाजन पद, आइए मैं आपको महाजन पद को याद करवा दूंगा बिल्कुल इजीली वे में। क्लास में आपको मैं आज ये सोच के आए आपको सारे प्रश्न जो है क्लास में इजी वे में याद करवाते हुए आगे की ओर में बढ़ते चलूं। आपको बिल्कुल आप इत्मीनान पूरा धैर्य के साथ पूरा क्लास को देखिएगा, आपको अधिक से अधिक बातें क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्या है महाजन पद। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, बिल्कुल शांति से सुनिए, याद हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जिस क्षत्रिय राज्यों के उदय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में जिस क्षत्रिय राज्यों के उदय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ? बड़े राज्यों में बदल गया। यानी कि कहने का मतलब है जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? छोटे छोटे क्या हुए? क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ था और वही 6ठी सदी ईसा पूर्व में आते आते बड़े राज्यों के रूप में बदल गया। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्यों को क्या कहते हैं? महाजन पद कहते हैं। और ये जो बड़े राज्यों में बदल गया इन्हीं क्या प्रभुत्व संपन्न राज्यों को महाजन पद कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पदों का जिक्र किया गया है जो निम्नलिखित है। और ये 16 महाजन पदों का नाम मैं आपको सीरियल वार में याद करवाता हूँ, क्रम याद करवाता हूँ, जो कि आपको याद करना इजी हो जाएगा। जरा मेरे साथ नाम को सुनिएगा, उसी सीरियल में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। काशी कौशल अंग मगध वज्जी मलचेदी, काशी कौशल अंग मगध वज्जी मलचेदी वतस कुरु पंचाल मतस सूरसेन अस्मक अवंती गंधार कंबोज। इस तरह से याद रखिएगा, 16 के 16 आपको एक सांस में याद हो जाएगा, एक सांस में। फिर से जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। काशी कौशल अंग मगध वज्जी मलचेदी वतस कुरु पंचाल मतस सूरसेन अस्मक अवंती गंधार और क्या कंबोज। ये 16 महाजन पद थे जो क्या हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व आते आते बड़े राज्यों में परिणत हो गया। आगे कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? इन महाजन पदों में क्या? इन महाजन पदों में आपको ये वज्जी और क्या मल, इन महाजन पदों में वज्जी और मल गणराज्य थे। और इन 16 महाजन पद की बात की जाए, इन 16 महाजन पद में क्या है? वज्जी और मल क्या गणराज्य थे और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। और इन दोनों के सिवा जितने भी थे 16 महाजन पद में 14 महाजन पद वहां पे क्या है? राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इन महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली मगध था और इन महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन? मगध था। आइए मैं आपको एक बार ये पढ़ के सुना देता हूँ आखिर ये क्या कह रहा। कह रहा उत्तर वैदिक काल में जिस क्षत्रिय राज्यों की उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई और वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुई? बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्य को महाजन पद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजन पद थे जो निम्नलिखित है। आइए बिल्कुल मैंने जिस शेड्यूल में आपको याद करवाए हैं उसी शेड्यूल में यहाँ पर भी हमने देने का प्रयास किए हैं। काशी कौशल अंग मगध वज्जी मलचेदी वतस कुरु पंचाल मतस सूरसेन अस्मक अवंती गंधार कंबोज। और इन महाजन पदों में वज्जी और मल क्या? गणराज्य थे, शेष सभी में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। और इन महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली क्या? मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। आई होप ये प्रश्न आपको इजी वे में याद हुआ होगा और बिल्कुल इजी लगा भी होगा, देखने में भी इजी है, बिल्कुल इजी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण लिखे। 1857 की क्रांति असफल हो गई, बिल्कुल असफल हो गई। और सफलता के पीछे क्या कारण थे सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। और सफलता क्या पूछ रहा है? कोई 4 कारण लिखने के लिए कह रहा। आइए मैं देखता हूँ 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण। 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण निम्नलिखित थे। 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण निम्नलिखित थे और उन कारणों की अगर मैं बात करूं, क्या? विद्रोहियों में एकता का अभाव। ये जो विद्रोही थे ये विद्रोहियों में एकता के अभाव था। ये लोग एक साथ आक्रमण नहीं किए थे, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग उद्देश्य से इन लोगों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में काफी लाभदायक होंगे। जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई आक्रमण की थी, यानी कि विद्रोह की थी। अवध या लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह की थी। सतारा उज्जैन ग्वालियर से बेंजारा सिंधिया ने विद्रोह की थी। पटना से पीर अली ने विद्रोह किया था। कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह किए थे। आरा बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह और इनका भाई अमर सिंह ने विद्रोह किए थे। उसी तरह से आपको याद रखना कहा मेरठ से कदम सिंह ने विद्रोह किया था। सागर से शेख रामजान ने विद्रोह किया था। इन सभी लोगों ने अलग अलग बेटों पे विद्रोह किया था, यानी कि इन सभी लोगों ने एक साथ विद्रोह नहीं किया था। इन सभी लोगों ने क्या अलग अलग बेटों पे इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह किया था। यानी कि विद्रोहियों में एकता का क्या अभाव था? एकता का अभाव था। आगे देखिएगा, जनता में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। और वहां के उस समय की जनता क्या थे? उस समय की जनता में राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। जनता में क्या? राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। तीसरा पॉइंट कह रहा अनेक भारतीय नरेश, नरेश का मतलब राजा होता है, नरेश का मतलब राजा, ठीक।
अनेक भारतीय नरेश और सरदारों की अंग्रेजों के प्रति क्या भक्ति। अनेक उस समय के राजा और क्या थे, सरदार ऐसे थे जो अंग्रेज का भक्त बन के बैठे हुए थे, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त आप, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल में बताता हूँ अंधभक्त होता क्या है। अंधभक्त उस व्यक्ति को कह सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे मानिए कोई लाइव क्लास चल रही है, मेरा ही मानिए फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ किसी भी टीचर का कोई लाइव क्लास। उन लाइव क्लास में देखते होंगे कुछ ऐसे अंधभक्त विद्यार्थी हो जाते हैं जो आके किसी और चैनल का नाम लिखना शुरू कर देंगे, पावर ऑफ फलना लिखना शुरू कर देंगे। वे विद्यार्थी क्या होते हैं, वे विद्यार्थी अंधभक्त कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे विद्यार्थी अंधभक्त कहलाते हैं। इसी को अंधभक्त कहा जाता है। इन्हीं बातों को क्या, इसी को क्या कहा जाता है, अंधभक्त कहा जाता है। वे विद्यार्थी क्या हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से वे अंधभक्त हो चुका है। तो आप लगभग अंधभक्त अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। किसी भी टीचर के लाइव चैट में जाकर किसी और टीचर का नाम लिखना, किसी और टीचर के बारे में कुछ लिखना, वे क्या होता, वे विद्यार्थी जो है उस टीचर के प्रति क्या हो चुका, अंधभक्त हो चुका है। उसी तरह से क्या, उस समय के जो राजा महाराजा, उस समय के राजा और नरेश और सरदार जो थे, वे क्या थे, अंग्रेज के प्रति वे भक्त बन के बैठ चुके थे, बिल्कुल आंख से अंधा हो चुके थे, बिल्कुल वे क्या थे, अंधभक्त बने हुए थे। अगला पॉइंट क्या है, विद्रोहियों को क्या है, साधनों की अपेक्षाकृत कमी। और ये जो विद्रोही लोग थे, यानी कि 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे, इनके पास क्या था, संसाधनों की अपेक्षाकृत कमी थी। इन लोगों के पास संसाधन नहीं था, संसाधन की काफी ज्यादा क्या था, कमी था। संसाधन का क्या है, काफी ज्यादा कमी था। यही सारे कारण थे जिन कारणों से क्या हुआ, 1857 की क्रांति में क्या हुआ, 1857 की क्रांति असफलता के ये 4 कारण थे। इन 4 कारण से क्या हुई, 1857 की क्रांति असफल रही। आइए हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ साथी से मैं यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके और आप लोग अपने अपने एक मित्रों तक क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साथी लोग इन क्लास को कर पाएंगे और इन 50 प्रश्नों को बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे। और ये क्या करेंगे, अपने एग्जाम हॉल में, और क्या तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी महसूस करेंगे। क्या अपने आपको एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, इजी में मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। और मैं आपको विश्वासन जरूर दे सकता हूं, मैं आपको ये जो क्लास में करवा रहा हूं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। दांडी मार्च का मूल उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन करना। और आपको नहीं कुछ याद है तो इतना तो जरूर याद रहेगा, दांडी मार्च का उद्देश्य था क्या तो समुद्र के पानी से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन करना ही दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था। आइए मैं आपको नमक कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देता हूँ, डेट के साथ, हर चीजों के साथ। मैंने पूरे आंसर को शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास किए। छोटा से छोटा आंसर रहेगा, आपको याद करना भी आसान होगा और आपको एकदम इजी वे में याद भी हो जाएगा। चलिए, कह रहा दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था। दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 में क्या, अहमदाबाद के पास, 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। साबरमती आश्रम से क्या हुआ, दांडी मार्च की शुरुआत कब, 12 मार्च 1930 को कौन, महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकल पड़े। चलिए, बहुत अच्छा, क्या शुरू की गई थी। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य था नमक जैसे नर्सिंग वस्तु पर कर लगाने के कानून का विरोध करना। समुद्र किनारे दांडी में समुद्र जल से नमक तैयार कर गांधी जी ने सवेरे अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और यहीं से क्या हुआ, नमक कानून का उल्लंघन हुआ और नमक कानून को तोड़ दिया गया। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल इजी वे में आंसर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष और अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए और फिर लोग अगला क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। गांधी इरविन समझौता का परिचय दे। मेरे भाई, गांधी इरविन समझौता आसान बात है, आपको मैं जो बताता हूँ याद रखिएगा। आपको याद होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, आप कहिएगा सर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपसे मैं पूछूंगा अगर, क्या तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, क्या आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। पहली गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। और हम आपसे पूछेंगे क्या तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आप कहिएगा सर दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और हम आपसे पूछेंगे क्या तो बताइए तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आप कहिएगा सर 1932 में हुआ था। बहुत सुंदर। तो पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई थी और जिसमें आपको याद होगा क्या हुआ, तो कांग्रेस की ओर से कोई भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की ओर से जब कोई भाग नहीं लिया तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, विफल हो गया, यानी कि सफल नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ, तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुई जो कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी के 11 प्रतिमाओं को इरविन ने स्वीकार किया। और उसके बाद क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके महात्मा गांधी ने कहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने के लिए सहमत हुए। यही था आपका गांधी इरविन समझौता। बस आंसर हो गया, बस ज्यादा क्या सोचना है, यही सिंपल आंसर सोचना है। 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। बिल्कुल आपको याद होगा, डेट में याद हो तो डेट याद रखिएगा। 6 और कितना था, 6 अप्रैल था। 6 अप्रैल 1930 को क्या, तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने और क्या क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि और क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने सरकार को गांधी जी से वार्ता करने को बाध्य कर दिया। वायसराय इरविन ने उन्हें समझौता के लिए वार्ता आरंभ कर दी। 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और ये डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुई, तो गांधी इरविन पैक्ट 15 करते 5 होगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके अनुसार सरकार ने राजनीतिक बंदियों को
इसके अनुसार क्या तो सरकार ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने और सहयोग आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति लौटाने और दमनात्मक कार्रवाई बंद करने तथा मुकदमे वापस लेने की शर्त मान ली। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। इस सब से बदले में गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने, बहिष्कार की नीति त्यागने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति प्रदान की। कहाँ पे? तो आपको याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति क्या की? प्रदान की। यही आपका था गांधी इरविन समझौता। जो इजी क्वेश्चन है, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए और सभी साथी अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? अकबर की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या? अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण लिखे। अब क्वेश्चन करा अकबर के द्वारा यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया गया? 2 कारण लिखे। अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त कर दिया? आइए देखिएगा जरा। अकबर ने 1563 में ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसके 2 कारण थे। हिंदुओं पर से क्या क्या 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और समाप्त करने के पीछे 2 कारण क्या है जरा देखिएगा। पहला कारण राजनीतिक आवश्यकता। दूसरा क्या है? वैवाहिक संबंध। राजनीतिक आवश्यकता में क्या अकबर यह मानता था कि हिंदुओं में क्या है? तो अकबर यह मानता था कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। अकबर यह मानता था हिंदुस्तान में क्या हिंदू बहुसंख्यक परिवार है, यानी कि हिंदू बहुसंख्यक जातीय संख्या है, हिंदू बहुसंख्यक है। उन्हें सत्ता के प्रति वफादार बनाने के लिए हिंदू को क्या अपनी सत्ता के प्रति वफादार बनाने के लिए उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अगर हिंदुओं को क्या करना है, अपनी सत्ता के प्रति अगर वफादार बना के रखना है, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये अकबर मानते थे। ठीक। दूसरा कारण वैवाहिक संबंध। अकबर के हरम जो होती है, राजा की जो रानियां जहाँ रहती है, जिस महल में राजा की रानियां रहती है उसी को हरम कहते हैं। राजा की रानियां जिस महल में रहती है उसे क्या कहते हैं? उसी को हरम कहते हैं। तो अकबर के हरम में कई रानियां हिंदू परिवार की थी। उन रानियों के प्रभाव के कारण भी अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए यात्रा कर समाप्त कर दिया। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने यात्रा कर को समाप्त कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्नों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर के 9 नवरत्न थे, आप भी जानते हैं। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9 नवरत्न थे। और क्या करा? उन 9 नवरत्नों के नाम लिखे। आइए बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझेंगे अकबर के 9 नवरत्नों के नाम। चलिए देखिएगा। अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे। अलग अलग चीजों के क्या थे? अलग अलग विशेषज्ञ थे। यानी कि अकबर के दरबार में विभिन्न विधाओं के क्या है? विशेषज्ञ थे, जिन्हें अकबर के दरबार का 9 रत्न कहा जाता था। इन 9 रत्नों के नाम इस प्रकार हैं। और इन 9 रत्नों के नाम क्या है? ये जो इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 नवरत्न थे, उन 9 नवरत्नों के नाम इस प्रकार थे। आइए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला अब्दुल रहीम खान ए खान। क्या है? अब्दुल रहीम खान ए खान। दूसरा क्या? हकीम हुकाम। तीसरा मुल्ला दो प्याजा है। ठीक, मुल्ला दो प्याजा। तीसरा अबुल फजल। चौथा है फैजी। अबुल फजल फैजी अपना सहोदर भाई था। ठीक, दोनों भाई था। और आपका 5वां 6ठा हो जाएगा तानसेन। 7वां राजा मानसिंह। 8वां आपका टुरनमल और 9वां आपका बीरबल। ये 9 क्या है? अकबर के 9 नवरत्न थे। ये 9 क्या है? अकबर के 9 नवरत्न थे। बिल्कुल सही का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। गुप्त काल के कोई 2 अभिलेख आपको जो याद रहे वही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है क्या? गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखे। गुप्त काल के 2 अभिलेख हैं। पहला प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन ने लिखा था, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा निर्मित। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों, विजय आदि का वर्णन है। क्या तो हरिसेन द्वारा निर्मित इस प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान और क्या विजय आदि का विवरण है। और महरौली का लौह स्तंभ। और क्या तो महरौली का लौह स्तंभ। ये क्या है? गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम है जो आप इजी वे में याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। क्या वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डाले। वैदिक काल में एक मनुष्य को 100 साल मानकर और उसके 4 भागों में क्या हुआ था? विभाजित कर दिया गया था। आइए हम लोग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पे क्या करेंगे? आश्रम व्यवस्था पे प्रकाश डालने का काम करेंगे। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पे प्रकाश डाले, आपका क्वेश्चन यही है। चलिए देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था भी क्या भारतीय समाज का अंग बन गई थी। आश्रम व्यवस्था भी क्या था? भारतीय समाज का अंग बन गई थी। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर, यानी कि कोई भी मनुष्य की आयु को कितना 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की समान अवस्था निश्चित कर दी गई। और 100 साल मानकर उसको 4 भाग में बांट दिए और 25-25 वर्ष का क्या क्या एक समान अवस्था निश्चित कर दी गई। और ये 4 आश्रम इस प्रकार है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। जन्म से 25 वर्ष तक जो है आपका क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इस आश्रम में व्यक्ति अपने गुरु
कि आश्रमों में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं? तो विद्या ग्रहण करते हैं। आइए दूसरा पॉइंट क्या है? तो कह रहा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है आपका 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, यानी कि जब आप क्या गुरु के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आ चुके हैं, आप अब कहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। गृहस्थ आश्रम जो कि आपका 25 से 50 वर्ष तक अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद व्यक्ति विवाह करने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करता है। जब अपनी शिक्षा को ग्रहण पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, शिक्षा समाप्त करने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, शादी करके गृहस्थ धर्म का पालन करेगा। तीसरा कह रहा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? जो कि आपका 50 से लेकर 75 तक, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर तथा जंगलों में रहकर एकांत स्थान में क्या आत्मचिंतन तथा जीवन की गूढ़ बातों पर ध्यान करता है। यानी कि जब आप 50 से 75, जो कि आपका क्या वानप्रस्थ आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर तथा जंगल में रहकर एकांत स्थान में आत्मचिंता तथा जीवन के गूढ़ बातों पर क्या करेगा? ध्यान करता है। अगला पॉइंट है संन्यास आश्रम, जो कि आपका 75 से 100 वर्ष तक। संन्यास आश्रम कितना से कितना? 75 से 100 वर्ष तक क्या है? आपका संन्यास आश्रम है। 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। आइए जरा संन्यास आश्रम में क्या है, जरा उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे। यह अंतिम आश्रम, यह क्या है? यह अंतिम आश्रम था। इसमें व्यक्ति अपनी कुटी को छोड़कर सन्यासी बन जाता था और कठिन तप द्वारा मुक्ति और मोक्ष की कामना करता था। यही आपका क्या था? तो वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, जो कि आसाम में आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या? आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या? समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समुद्रगुप्त पर एक कह रहा है छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी लाभदायक है। समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको मैं एक दिन और एक क्लास में बताऊंगा आखिर आपको आंसर लिखना कैसे है। यहाँ पर तो मैंने सीधे क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, याद कर लीजिएगा। जैसे इन क्वेश्चन को मैं बताऊँ, समुद्रगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसका हेडिंग कैसे बनेगा? हेडिंग बनेगा समुद्रगुप्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखित है, और एकदम लिखित है के बाद डैश देकर आंसर लिखना है। इस तरह से हेडिंग देकर आंसर लिखना, वो भी किसी क्लास में सिखा देंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए। समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गुप्त शासक क्या है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। क्या? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रतिभाशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उसने अपने विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, और उसने अपने विजयों के द्वारा क्या किया? भारत की राजनीतिक एकता को सूत्र में बांधा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि कुशल संगठन करता था। कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। प्रयाग प्रशस्ति में उसे स्वर्वराजोक्षता अर्थात समस्त राजाओं का उन्मूलन करने वालों के साथ साथ उन्हें ज्ञानमर्म भी कहा गया था। किनको? समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको जो भी जानकारी प्राप्त है, उन जानकारियों को क्या करना है? अच्छी तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पे प्रकाश डाले। प्राचीन भारत में क्या? तो वर्ण व्यवस्था पे प्रकाश डाले। प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था पे क्या करा? प्रकाश डालने के लिए कह रहा। आइए इजी वे में हम लोग इन क्वेश्चन का भी आंसर कर लेंगे। एकदम कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है। आप लोग बिंदास होकर पूरी क्लास को कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक, पूरी क्लास को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। अगर आपको एक के स्पीड में नहीं अच्छा हो तो आप इसको स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 के स्पीड या फिर 2 के स्पीड में करके इसको देखिएगा, तो फिर क्या होगा? कम समय में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। ठीक, आइए प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त तथा महाभारत के शांति पर्व से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण यानी कि विराट पुरुष के मुख में क्या हुआ? ब्रह्मा यानी कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु यानी कि इसको भुजा को बाहु कहते हैं, बाहु से क्षत्रिय, और क्या? जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ। यानी कि ब्रह्मा से मुख से ब्राह्मण का जन्म, और ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय का जन्म, और ब्रह्मा के जंघा से वैश्य का जन्म, और ब्रह्मा के पैर से तलवा से शूद्र का जन्म हुआ। शूद्र वर्ग की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में क्या है? चतुर्वर्णीय व्यवस्था का आधार कर्म था। ब्राह्मण का कार्य कर्मकांड संपन्न कराना था। राजा क्षत्रिय होता था, जिसका कार्य रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार था। इन तीनों वर्षों को समझ, इन तीनों हो जाएगा यहाँ पे, वर्षों नहीं होगा, कुछ टाइपिंग मिस्प्रिंट है यहाँ पे, होगा इन तीनों वर्णों होगा यहाँ पे। ठीक, इन तीनों वर्णों हो जाएगा, वर्णों। इन तीनों वर्णों को सम्मिलित रूप से क्या है? द्वैज कहा जाता था। और इन तीनों वर्णों को सम्मिलित रूप से द्वैज कहा जाता था।
शूद्र वर्ण का कार्य इन तीनों वर्णों, यहाँ पे भी वर्ण होगा, इन तीनों वर्णों को सेवा करना था। कालांतर में यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म तथा जन्म आधारित हो गया। यहाँ पे मेरे भाई पीडीएफ में भी आप लोग वर्ण कर लीजिएगा, ठीक। और आगे चलकर क्या हुआ, कालांतर में जो यह व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई, और यह व्यवस्था क्या हो गई, कर्म के आधार पर नहीं होकर जन्म आधारित हो गई। अगला पॉइंट यानी कि अगला टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के कोई 2 कारण आप लोगों को क्या करना है, इजी वे में बताने का प्रयास करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण निम्नलिखित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण निम्न थे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारत को शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को क्या किया, बिना पूछे हुए शामिल कर लिया, पहला कारण। क्रिस मिशन की असफलता, क्रिस मिशन की असफलता के कारण भी, क्रिस मिशन की असफलता के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी, और क्रिस मिशन की असफलता के कारण क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के। 2 कारण आपको इजी वे में आप आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन काफी लाजवाब और काफी इंपोर्टेंट है। त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, आइए जरा त्रिपिटक के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आखिर त्रिपिटक क्या होता है, त्रिपिटक किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं, पिटारा को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कह रहा है, जरा देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा बौद्ध धर्म में क्या, बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के पिटारे को त्रिपिटक कहते हैं, और यह 3 है। पहला आपका हो जाएगा सूत पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक, तीसरा आपका अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या है, जरा देखिएगा, इसमें बौद्ध के जीवन का वर्णन है, यानी कि बुद्ध क्या है, भगवान बुद्ध के जीवन का वर्णन किसमें, उनके जीवन का वर्णन जो है सूत पिटक में है। और दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, और इसमें क्या, बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन विनय पिटक में। और अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन है, इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन है। याद रखिएगा, सूत पिटक जो है, इसकी रचना जो है प्रथम बौद्ध संहिता में हुई थी। इसकी रचना कब हुई, प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसकी रचना आनंद ने किया था। कौन, इसकी रचना आनंद ने किया था। उसके बाद जो विनय पिटक, इसकी भी जो रचना है, इसकी भी रचना का प्रथम बौद्ध संहिता में हुई थी, और प्रथम बौद्ध संहिता 483 में इसकी भी रचना हुई, और इसकी रचना उपाली ने किया था, उपाली ने इसकी रचना की थी। और ये जो विधम पिटक है, इसकी रचना तृतीय बौद्ध संहिता, तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया था। इसकी रचना कौन किया था, मोगलीपुत्र तीस ने किया था। फिर इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए मेरे भाई आप लोगों को। इतना में क्वेश्चन करा, बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान के पिटारे को त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है, सूत पिटक इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, और अभिधम पिटक इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन है, इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन है। बस आसानी में आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा, अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अल बरूनी पर क्या कह रहा, अल बरूनी पर एक संक्षिप्त यानी कि छोटा सा टिप्पणी लिखना है। अल बरूनी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, यह कहाँ के रहने वाला था, इसके बारे में आपको हर एक चीज पता होगा। उन्हीं बातों को आप क्या कीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से राइट डाउन कर दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। आइए जरा देखिएगा, अल बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक, अल बरूनी क्या, फारसी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक और क्या, धर्मेंद्र हो जाएगा, धर्मज्ञ, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अल बरूनी क्या, फारसी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक और क्या, धर्मज्ञ तथा विचारक था। यह गजनी का रहने वाला था, और अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, फारसी में हुआ था। कब, 973 में। यह गजनी के रहने वाला था। इसने महमूद गजनवी के अभियानों के दौरान भारत आया था। आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किताबुल हिंद में किया है, और अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। और इन किताब में कितना 80 अध्याय है, इन किताब में कितने अध्याय हैं, इन किताब में जो है, इन किताब में 80 अध्याय है। तो किताबुल हिंद में क्या है, इसने भारत में क्या प्रचलित, इसने भारत में प्रचलित सती प्रथा, राजाओं के आपसी फूट आदि की विस्तृत जानकारी अपनी किताबों में लिखा है। और इसने क्या किया, इसने भारत में प्रचलित सती प्रथा, राजाओं के आपसी फूट आदि की विस्तृत जानकारी अपनी किताबों में की है। इन बातों को आप अपनी तरह से अच्छी तरह से राइट डाउन कीजिएगा, और ये ना याद है तो आपको मैं सिंपल याद करवाता हूँ, याद हो जाएगा। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज में 973 ईस्वी में हुआ था। अल बरूनी जो है, अल बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, और अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। अल बरूनी जब भारत आया तो भारत में भारत के आंखों देखा हालों कई आंखों देखी घटनाओं का उन्होंने हाल कहा, तो किताबुल हिंद में लिखी उन्होंने। किताबुल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखा गया, जो कि अल बरूनी का जो क्या आत्मकथा है, और इस बुक में टोटल 80 अध्याय थे, इन बुक में टोटल 80 अध्याय थे। और जो है क्या, इन बुक में टोटल 80 अध्याय हैं। और जो है अल बरूनी की इन बुक किताबों से हमें भारत के जो है जाति व्यवस्था, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में
में जानकारियां प्राप्त होती है। बस इन्हीं बातों को आप लिख दीजिएगा सुंदर तरीके से, आपका आंसर अच्छा से हो जाएगा सही, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या लॉटरी कमेटी के बारे में आप क्या जानते हैं। लॉटरी कमेटी क्या होता है? यह लॉटरी कमेटी आपको याद होगा, ये कोलकाता में सार्वजनिक रूप से शहरों के विकास के लिए प्रयोग किया गया था। कोलकाता में सार्वजनिक रूप से शहरों के विकास के लिए लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में चले जाने के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के बाहर से लॉर्ड वेलेस्ली के बाहर से चले जाने के पश्चात नगर नियोजन का कार्य लॉटरी कमेटी के द्वारा सरकार के सहयोग से किया जाने लगा था। लॉटरी कमेटी का नाम यहाँ लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक नगर योजना के लिए धन इकट्ठा करना सरकार को ही नहीं बल्कि प्रबुद्ध तथा जागरूक नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी मानी जाती थी। लॉटरी कमेटी के प्रमुख कार्यों में कोलकाता नगर का नक्शा बनाया गया और लॉटरी कमेटी के प्रमुख कार्यों में किसका कोलकाता नगर का नक्शा बनाना, सड़क निर्माण करना तथा कोलकाता से अवैध निर्माण हटाना था। ये सब क्या थे? यानी कि लॉटरी कमेटी का एक सार्वजनिक रूप से शहरों के विकास के लिए कहा तो कोलकाता में कब 1817 में शुरू किया गया था। कब? 1817 में शुरू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन फिर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिविल लाइन का विकास किस प्रकार हुआ। सिविल लाइन का विकास जो है सिविल लाइन का विकास किस प्रकार हुआ सिविल लाइन का विकास किस प्रकार हुआ देखिएगा। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश क्या अफसरों के आवासीय पक्षों को सिविल लाइन कहा गया। यानी कि जहां पर ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश अफसर लोग रहा करते थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने आवासीय के लिए अलग से सिविल लाइन बनवाया था। यानी कि ब्रिटिश अधिकारी लोगों को रहने के लिए जो आवासीय क्षेत्र था उसी को सिविल लाइन कहते हैं। आवासीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिविल लाइन कहते हैं। वही कह रहा है, क्या कह रहा है? औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अफसरों की आवासीय क्षेत्र को सिविल लाइन कहा जाता था। इस क्षेत्रों में अंग्रेज अफसरों के लिए सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। यह एक रिजर्व क्षेत्र होता था। यहाँ सैनिकों का पहरा होता था। इस क्षेत्र में आम लोग के प्रवेश पर प्रतिबंध होता था। इलाहाबाद, बरौली आदि शहरों में ऐसे क्षेत्र बनाए गए थे जिनको हम सिविल लाइन कहते हैं, जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी लोग ही रहते थे और जहाँ पे नॉर्मल लोग यानी कि ब्लैक यानी कि भारतीय लोगों को वहां पर जाने के भारतीय लोगों को वहां जाने की क्या थी? अनुमति नहीं थी, वहां पर जाने की इजाजत नहीं था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष क्या है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना नहीं सीधे क्वेश्चन है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। आइए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, एक शहरी सभ्यता थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, यह एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या हुए हैं? यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल दो भागों में ऊपरी और निचले क्षेत्रों में बटा हुआ था। ऊपरी अथवा गड्ढी के क्षेत्रों में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिलते हैं और निचले नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों और गलियों, आवासीय भवन, नलियां, अस्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। इशारा करती है। यही है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन। आपको ये कहानी न याद रहे तो मत याद रखिए। आप हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में, वहाँ के ऊंचले शहर और निचले शहर के बारे में, वहाँ के नालियों के बारे में, वहाँ के अन्नागार के बारे में, असनागर के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल सभी चीजों को क्या करना है? सिस्टमैटिक वे में विस्तार से लिखना है। सिस्टमैटिक वे में क्या करना है? तो विस्तार से लिखना है और भी कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, क्या है जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये जो पुरातत्व है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। पुरातत्व होता क्या है? पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। क्या होता है? पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को क्या कहा जाता है? पुरातत्व कहा जाता है। यानी उत्खनन के दौरान जो भी सामग्री प्राप्त होते हैं, उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें क्या? इसमें मूर्तियों, शिलालेख, इसमें मूर्तियां, शिलालेख, अस्थि अवशेष और क्या मिट्टी के बर्तन, सिक्के और क्या पाषाण उपकरण आदि आते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर जो भी हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत है। पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्री को पुरातत्व कहा जाता है। ऐसे मूर्तियों, शिलालेख,
अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और क्या पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीटियां जैसे ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है, ये जो उत्खनन के दौरान जो प्राप्त होता है, यानी कि खुदाई के दौरान जो प्राप्त होता है, ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती है, उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है, और ये उस कालखंड की क्या तो प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चार समानताओं को लिखे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों में क्या चार ऐसी कोई गुण है जो क्या समान है। इन दोनों धर्मों के चार समान गुण को क्या कह रहा है, लिखने के लिए कह रहा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चार समान गुण, क्या तो दोनों के चार समान गुण आप आसान वे में लिख सकते हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की चार समानताएं निम्न है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चार समानताएं निम्न है, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा क्या है चार समानताएं। क्या कह रहा, दोनों निवृत्ति मार्ग यानी संसार त्याग पर जोर देते हैं। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के दोनों क्या कहते हैं, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है, निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है संसार त्यागने पर, संसार त्यागी पर इन दोनों क्या करते हैं, बल देते हैं, दोनों संसार त्यागी पर जोर देते हैं। दोनों में क्या, दोनों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। दोनों में कर्मवाद यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, तो कर्मवाद और पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। दोनों धर्म अहिंसा एवं मानववाद पर जोर देते हैं, और दोनों धर्म क्या कहते हैं, दोनों धर्म जो है अहिंसा एवं मानववाद पर जोर देते थे। दोनों संस्कृत की जगह जन भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इन दोनों ने क्या किया, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के दोनों संस्कृत की जगह पर जन भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया। आई होप कि आप इन दोनों समानताओं को एक दो बार पढ़िएगा, तब को ऑलरेडी ये सारी बातें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के महत्व को लिखे। आइए जरा देखने का प्रयास करेंगे महाभारत के क्या है महत्व, इसको जरा सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। महाभारत के महत्व को लिखे, महाभारत के महत्व को लिखे। महाभारत का विस्तार संस्कृत के पाठन के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। महाभारत का महाभारत का विकास संस्कृत के पाठन के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठांत अभी भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच क्या कायम हुए। अनेक कहानियां जिसका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इन महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक क्या पुनर्व्याख्याएं की गई है। इनके प्रसंगों में मूर्तिकला और चित्रों को भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य में नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विशेष वस्तु प्रदान किए गए। नृत्य कला और कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान किए गए। विषय वस्तु यही है महाभारत के महत्व को लिखे। महाभारत के महत्व को इस तरह से आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अगला है, दिगंबर श्वेतांबर कौन थे। यहाँ भी क्वेश्चन है, दिगंबर श्वेतांबर कौन थे। कभी क्वेश्चन रहेगा दिगंबर श्वेतांबर में अंतर लिखे। इसी तरह से क्वेश्चन कुछ से कुछ रहता है, थोड़ा मोड़ा क्या रहेगा, इसमें बदलाव होते रहता है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। आइए तो हम लोग बातें करेंगे दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों चीजों पर हम लोग अच्छी तरह से खुल के बात कर लेते हैं, आने का से लोग प्रयास करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर अंतर पूछे पहले इसको देख लीजिए। दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों जैन धर्म के संप्रदाय थे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों क्या जैन धर्म के संप्रदाय थे। दिगंबर मतानुसार लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं तथा वस्त्र धारण को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं। इसके अनुसार आकाश ही वस्त्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वस्त्र धारण को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते हैं। यही है श्वेतांबर और दिगंबर, बिल्कुल आसान आंसर लिख सकते हैं। अगर अंतर पूछे तो लिखेगा श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो दिवस्त्र रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर के जो अनुयायी थे, दिगंबर जो है भद्रबाहु के अनुयायी थे, श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर जो है हिंसा के मार्गों पे चलते थे और श्वेतांबर ये अहिंसा के मार्गों पे चलते थे। इन बातों को भी लिख दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सही साथी देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप लोग के समझ स्क्रीन पे आ चुका है, और इन क्वेश्चन को देखिए, फिर इनके आंसरों को देखने का प्रयास कीजिए और रिलेट करने का प्रयास कीजिए। दोनों क्वेश्चन को आंसर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आखिर आप बिना याद किए इन क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, इन बातों पर क्या कीजिए, गौर करने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से उसको डील करके बताता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, कार्बन 14 विधि क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन क्या सेम है, कार्बन 14 विधि क्या है समझाइए, या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है, आगे आंसर को देखने का प्रयास कीजिए। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायनशास्त्री विवेक द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है। निर्जोधा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 के अंदर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। आइए इन बातों को जरा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, मैंने आपको कहा कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि क्या होता है। पहली बात, तिथि निर्धारण।
यानी कि मैं आपको बताऊं कोई सभ्यता कितनी पुराना है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है, इन चीजों की कैसे तिथि निर्धारण की जाती है, बिल्कुल उसी को क्या कहते हैं, उस विधि को ही कार्बन 14 विधि कहते हैं। यानी कि तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। और इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वीएफ लिविदेव द्वारा किया गया था, जिन्होंने सन 1946 में क्या किया था, इस विधि की खोज की थी। और जिसके अंतर्गत यह बताया गया था किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान पाया जाता है। और अगर वस्तु क्या हो, विनाश हो गया या नष्ट हो गया, इन अवस्थाओं में कार्बन 12 स्थिर रहेगा, लेकिन कार्बन 14 क्या होगा, निरंतर क्षय होने लगेगा। और जिन वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, वह वस्तु क्या होगा, उतना ही प्राचीनतम माना जाएगा। क्या कोई आसान बात है, क्या कोई भीड़ काम है, बताइए तो। बिल्कुल ही आसान बात है, याद करना बिल्कुल आसान सी चीज है। आप लोग एक दो बार अच्छी तरह से अपनी निगाहों को अगर आप लोग हटा के देखते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। अपनी निगाहों को क्या कीजिएगा, एकदम गड़ा के देखिएगा, आंसर याद हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मामला उड़ी खुश रहिए, मेरे भाई सभी लोग खुश रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो के विशाल असनानगर का वर्णन दे। मोहनजोदड़ो के विशाल असनानगर के बारे में पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो के विशाल असनानगर के बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो के विशाल असनानगर पक्की ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। यह असनानगर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.045 मीटर गहरा, दोनों सिरों पर हौज की सतहों पर सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इसका प्रयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, क्योंकि भारत के धार्मिक अनुष्ठानों में स्नान का बड़ा महत्व है। और भारत में क्या है, भारत में धार्मिक अनुष्ठानों में क्या, स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। कोई काम करने से व्यक्ति पहले क्या करता है, स्नान कहता है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले लोग क्या करते हैं, भारतीय लोग स्नान कहते हैं। यही आपका क्या था, यही आपका था, क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखना कोई बड़ी काम नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी काम है जो आप छोटी वे में याद कर सकते हैं। बस 3 चीजों को याद रखिएगा। इसकी जो चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी जो गहराई है वह 2.45 मीटर। यानी कि फिर से मैं बोलता हूँ, 3 बात याद रखिएगा, बाद बाकी सारा बात याद रहेगा। इसकी क्या लंबाई 11.88 मीटर लंबाई, चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ाई और गहराई 2.45 मीटर गहराई। बस इन्हीं बातों को क्या करना है, याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन को बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसको जरा देखने का प्रयास करेंगे। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख क्या कारण थे। भारत में क्या हुआ, भारत में ये जो यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना हुई, यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के पीछे क्या कारण थे। भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। कच्चे माल की प्राप्ति, यूरोपीय देशों में व्यापार समृद्धि के लिए के फलस्वरूप उद्योगों में के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों में प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण भारत में उपनिवेश की स्थापना किया था। यानी कि यहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति के उद्देश्य से क्या हुआ था, उपनिवेश की स्थापना यहाँ पे किया गया था। अगला निर्माण क्या है, निर्मित माल का खपत, यानी कि जो कच्चा माल यहाँ से गया, जब तैयार हो गया, फिर उन तैयार माल को बेचने के लिए हमें बाजार चाहिए, लोगों को बाजार चाहिए। यूरोपीय कंपनी ने कैसे कैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाया, देखने का प्रयास कीजिए। निर्मित माल का खपत, उद्योगों को स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ी। अतः निर्मित माल को क्या खपाने के लिए भी उपनिवेश की स्थापना की गई। खपाने का मतलब होता है खपत, यानी कि बेचने के लिए क्या होता, तैयार माल को बेचने के लिए भारत को अपना उपनिवेश बनाया गया था। 2 कारण आपने देखा, आगे और भी कारण होंगे, आगे देखिएगा। ईसाई धर्म का प्रचार, ये भी उनका एक मुद्दा था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। उपनिवेशों के स्थापना के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचार के साथ साथ गैर ईसाई लोगों को क्या ईसाई बनाना अपना परम कर्तव्य समझते थे वह। अतः ईसाई धर्म प्रचारकों ने उपनिवेशों की स्थापना का समर्थन किया, ताकि नए देशों में वे धर्म प्रचार कर सके, नए देशों में क्या कर सके, धर्म प्रचार कर सके। तो आपको ये 3 पॉइंट थे, जिस जगह फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के प्रमुख क्या कारण थे। भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के प्रमुख क्या कारण थे। तो पहला कारण आपने देखा क्या था, कच्चे माल की प्राप्ति, दूसरा निर्मित माल का खपत और तीसरा क्या, ईसाई धर्म का प्रचार। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, साइमन कमीशनर पर एक टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशनर एक छोटी सी आप इसमें क्या कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा और ये छोटा बहुत ही आसान टिप्पणी होगा। आपको जो बात याद है वही बात, ये लंबी चौड़ी कोई जरूरत नहीं, आप लिखिए दीजिए, आपको जो याद है वही लिखिए, कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। आइए मैं आपको छोटा सा शॉर्ट, मैं पहले ये आपको दिखला देता हूँ, बता देता हूँ, फिर आप इसको मैं शॉर्ट करके बतलाने का प्रयास करूंगा, ठीक। चलिए, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में भारतीय संवैधानिक आयोग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य 1919 के अधिनियम था। ये जो 1919 का अधिनियम क्या है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको आप क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं, वही है 1919 का अधिनियम तहत उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में किए गए कर्तव्यों की समीक्षा करना था।
यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत जो करदाई शासन की स्थापना हुई थी, उसी की दिशा में दिए गए कर्तव्यों की क्या करना, समीक्षा करना था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये सब बात आप लोगों को ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव से याद होगा, ठीक। इसमें भारतीयों ने पूरे राष्ट्र का अपमान माना, इसलिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, यहाँ पर आप चाहे तो एक डेट को ऐड कर लीजिएगा, 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका स्वागत काले झंडे से किया गया। साइमन कमीशन का स्वागत किस चीज से, काले झंडे से किया गया था, ठीक। तो किससे स्वागत किया गया था, साइमन कमीशन को जो है काले झंडे से स्वागत किया गया था। काले झंडे से किया गया। साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन, लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से जख्मी हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता स्थापित करने का सुझाव दिया था। यही था साइमन कमीशन, जो कि बिल्कुल आसान में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाला नहीं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष क्वेश्चन काफी लाजवाब है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। भारत का ये जो संविधान है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, चलिए देखिएगा। कह रहा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करने का मुख्य कारण था कि इसी दिन क्या हुआ था। यहाँ पर कुछ डेट में मिस्प्रिंट है, 1929 होगा, यहाँ पे ये 30 कहां से आ गया, एक सेकंड रुकिए। इसी दिन 1938 में पहली बार देश को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आपको याद होगा क्या, तो लाहौर अधिवेशन, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कौन, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और लाहौर में रावी नदी के किनारे मध्यरात्रि में क्या किया था, झंडा तुरंत किया था। उसी डेट को यादगार रखने के लिए क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। पहली बार देश में स्वतंत्रता की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को नए संविधान को अंतिम रूप दिया गया तथा काफी विचार विमर्श के उपरांत इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उसी डेट को यादगार रखने के लिए क्या हुआ, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे के बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्या कह रहा है जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, सूफीवाद क्या है, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। सूफीवाद क्या है, सूफी शब्द क्या है, साधारणतः किसी मुस्लिम संत या क्या दरवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति सफा यानी कि पवित्र शब्द से हुई, अर्थात ईश्वर का ऐसा भक्त जो सभी सांसारिक बुराइयों से मुक्त हो। कुछ लेखकों ने सूफी शब्द का सफा यानी कि दर्जा से जोड़ा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ पहले दर्जा का संबंध रखता हो। सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस से मिलते हैं। वे हजरत मोहम्मद साहिब को अपना अवतार मानते थे और कुरान में पूरा विश्वास करते थे। फिर भी कुछ समय पश्चात उन्हें दूसरे धर्मों जैसे कि ईसाई मत, फारसी धर्म, बौद्ध मत और क्या भारतीय दर्शनों के कुछ विचारों और परंपराओं को अपना लिया। सूफी मत अपने विकास के पश्चात एक ऐसी नदी के समान बन गया जिसके आसपास के क्षेत्रों की छोटी नदियां आकर मिल गई। सूफी मत क्या हुआ, काफी विशाल, इसका जो धर्म प्रचार हुआ सूफी मत का, इन लोगों का जो क्या कहते हैं पब्लिसिटी इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इन लोग समझिए क्या हुआ, एक बड़ी नदी की तरह बन गई। इनमें क्या हुआ, कई छोटी छोटी नदियां आकर मिल गई, ऐसा ये लोग बन गए, यानी कि कई छोटे छोटे धर्म आके क्या हो गए, इनमें समाहित हो गए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों केंद्रों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर और केंद्रों के नाम बताइए। आइए जरा देखने का प्रयास करेंगे हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर और केंद्रों के नाम। काफी ये सब लाजवाब क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या देखने का प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम, पहला आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ये मैं जरूरी नहीं है यही 4 लिखिएगा, आप कोई 4 लिखिए, आपकी मर्जी, आपका मन, जो आपका मर्जी हो, ये 4 लिख लीजिएगा। ये सभी हड़प्पा के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, इन सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। आपको याद होगा गुप्त काल क्या था, काफी समृद्धि की ओर आगे बढ़ चुका था। इसमें हर चीजों में लगभग विकास हुआ था। हर चीजों का मतलब क्या, तो कई जैसे गणित का क्षेत्र हुआ, भूगोल का क्षेत्र हुआ, कई चीजों में क्या होता है, इसमें विकास हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़िएगा। तो इसी में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं क्या, तो गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर क्या करे, प्रकाश डाले। आइए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुई है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टम सर्वप्रमुख है। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित की विवेचना है। शून्य का आविष्कार एवं
पाई एवं क्या यहाँ पे पाई होगा, ठीक पाई शून्य का विस्तार पाई का मान 3.14 इन्होंने ही बताया। ज्योतिष के क्षेत्र में पृथ्वी गोल है, सूर्य ग्रह एवं चंद्र ग्रह आदि की जानकारी दी गई। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांत इसी समय की रचना है और विज्ञान के क्षेत्र में चरक एवं श्रुति इसी समय हुए थे। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान की प्रमुख ज्ञाता थे। यानी कि आपको मैं बताऊं क्या, तो ये जो है आपका क्या कहते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को इसीलिए क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है इन्हीं सभी कारणों से। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के किन्हीं दो संतों के नाम लिखे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं दो संतों के नाम लिखे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दो संत के नाम निम्नलिखित हैं, क्या नामदेव और तुकाराम। नामदेव और तुकाराम क्या है, ये दो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के क्या है, दो संतों के नाम है, क्या तो नामदेव और तुकाराम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन कहते हैं, दो नाम तैयारी हो गया, नामदेव और तुकाराम। अगला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं बताइए। विरूपाक्ष मंदिर काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषताएं निम्न है। यह मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर कहाँ, हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी उनकी क्या पत्नी देवी पंपा का है। यह मंदिर क्या हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा का है। रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से यह विरूपाक्ष मंदिर बना। और रावण के द्वारा क्या हुआ, रावण के द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने से क्या हुआ, यह विरूपाक्ष मंदिर बना। अगला क्वेश्चन फिर बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। क्या है क्वेश्चन आपसे, त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या होता है मेरे भाई, आइए जरा देखने का प्रयास करेंगे मेरे बहना, आइए सभी लोग आइए बिल्कुल, और हम लोग त्रिरत्न के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे त्रिरत्न क्या होता है। सभी लोग एकदम बेहतरीन वे में आप लोग क्लास करते रहिए, एकदम बिंदास होकर एकदम क्लास का पूरा एंजॉय लेते हुए आप लोग क्लास करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन त्रिरत्न। महावीर जैन के अनुसार संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए तथा न कर्मों को संचित होने से रोकने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित तीन रत्न का पालन करना चाहिए। मनुष्य को निम्नलिखित तीन रत्नों का पालन करना चाहिए। वे क्या है जरा देखिएगा। कह रहा सामयिक विश्वास। जैन धर्म, क्या जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को असत्य अंश का परित्याग करना तथा सत्य अंश को ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहा है, जैन धर्म के अनुसार, क्या जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को असत्य अंश का परित्याग करना तथा सत्य अंश को ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें 24 तीर्थंकरों में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उन्हें कितने 24 तीर्थंकरों में दृढ़ विश्वास करना चाहिए तथा बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। तथा बड़ी श्रद्धा भक्ति से क्या हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट, सम्यक विज्ञान। सम्यक ज्ञान। जैनियों का विश्वास है कि संपूर्ण विश्व भौतिक एवं आध्यात्मिक अंशों से मिलकर बना है। भौतिक अंश असत्य और सत्य अनित्य और क्या अंधकारमय है, जबकि आध्यात्मिक अंश सत्य और क्या नित्य तथा प्रकाशमय है। सम्यक आचरण क्या कह रहा, सम्यक आचरण से अभिप्राय यह है कि मनुष्य को इंद्रियों का दास न बनकर सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसी के लिए उसे अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये आपका क्या था, ये आपका सम्यक आचरण, यानी कि तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्या है सो देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पर टिप्पणी लिखिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या था, आपको याद होगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, हड़प जिसको हम क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत क्या होता है, और कोई राजा है, राजा का अपना बेटा या अपना संतान नहीं है, वह किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकता है और उसको सम्राट को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इसी को कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति। आइए जरा देखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण देशी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रदेशों में मिलाना। देशी रियासतों को क्या करना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रदेशों में मिलाना था। लॉर्ड डलहौजी ने आदिकाल से चली आ रही गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ये जो गोद लेने की प्रथा बहुत दिन से चलते पीछे से आ रही थी, देखिए खास करके राजा महाराजा को बेटा संतान नहीं हुआ करता, संतान हुआ ही नहीं करता था। बहुत ऐसे राजा महाराजा आपको उदाहरण के लिए मिल जाएंगे। तो वे क्या करते थे, किसी के बच्चे को गोद ले लेते थे, गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दिया, जिससे वह उन रियासतों को कंपनी के शासन में मिला सके जिन शासकों के कोई संतान नहीं था। झांसी की रानी को स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी गोद लेने से मना कर दिया गया। डलहौजी की यह नीति हड़प नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसी हड़प नीति को क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, उसने इस नीति के फलस्वरूप कई रियासतों को अपने नियंत्रण में लिया था। और इन नीतियों के फलस्वरूप उसने क्या किया, तो कई रियासतों को अपने नियंत्रण में लिया, जैसे सतारा, जोधपुर, झांसी, नागपुर, इन सारे क्षेत्रों को क्या किया था, अपने अंदर कर लिया था। यही था आपका हड़प नीति, यही आपका था क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत कहिए या फिर हड़प नीति कहिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया।
यही क्वेश्चन मैंने आपको पीछे समझाए थे बहुत अच्छा से, जब लॉन्ग आंसर की क्लास की थी उसमें। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस किया? असहयोग आंदोलन, आपको चोरी चोराली कांड जरूर याद होगा। उन्हीं चोरी चोराली कांड के कारण बस क्या किया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। चोरी चोराली कांड को यार आपने अच्छी तरह से आंसर लिख लीजिएगा, आपका आंसर, इसका भी आंसर अच्छा हो जाएगा। और सही में एक बार एक नजर देख लेता हूँ, तिरछी नजरों से इसको ताकने का प्रयास कीजिएगा क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के क्या कैसर हिंद की उपाधि, कैसर हिंद उपाधि उपाधि क्या लौटाकर की। और सहयोग आंदोलन ने सरकारी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और असहयोग आंदोलन ने क्या किया, सरकारी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अतः सरकार ने दमन का निश्चय किया। और सरकार ने क्या किया, दमन का निश्चय किया। कांग्रेस गैर कानूनी घोषणा घोषित कर दी गई। और कांग्रेस को क्या कर दी गई, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दी गई। हजारों व्यक्ति जेल में बंद कर दिए गए। गांधी जी के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसी बीच गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में है, गोरखपुर अभी भी है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में 5 फरवरी 1922 को कुछ भीड़ ने पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के विरोध में थाने में आग लगा दिया। इससे उनके पुलिसकर्मियों को जिंदा जल गए, जिसमें आपके 21 पुलिस कर्मचारी, एक थानेदार, टोटल 22 लोग क्या हुए थे, जिंदा जल के मर गए थे। और यहीं से क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन हिंसा का रूप लेने लगा। और महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन किन्हीं सभी कारणों से स्थगित कर दिया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान आंसर है, एकदम लॉलीपॉप की तरह। देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, इसी का भाग लगता है, उसी का भाग है क्या, इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है। हाँ, इसी का भाग, इसको देख लीजिए, लेकिन इतना लंबा आंसर लिखना नहीं, आपको आंसर वही और चौरी चौरा कांड लिख के छोड़ देना। इसको भी देख लीजिए, ये क्या कर रहा है। गांधी जी की क्या घटना से, गांधी जी को घटना से दुखी हुआ। उन्होंने आंदोलन को अहिंसक होते देख और सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ। यहाँ से आंसर कुछ और लेके डाल दिया है, लग रहा है यहाँ से कुछ और लेकर डाल दिया आंसर में। ठीक, यहीं तक याद रखिएगा। वैसे आपको आंसर लिखना है क्या, मैं आपको प्रॉपर आंसर बता देता हूँ। आंसर आपको इतनी लंबी कथा तो आप याद नहीं हो पाएगा, क्या याद रखना है सो याद रखिएगा। और सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया, क्वेश्चन ये है। और सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित कारणों से वापस ले लिया। और सहयोग आंदोलन क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के सबसे पहले कारण थे उत्तर प्रदेश के चोरी चौराली कांड। उत्तर प्रदेश में क्या हुए थे, उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नामक स्थान पे स्थानीय जुलूस निकला था, जिसमें पुलिस के द्वारा गोली चलाया गया। लोग गुस्से में आकर क्या हुए, पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने अपने आप को लॉकअप यानी कि थाने के अंदर बंद कर लिया। लोगों ने थाने के चारों ओर से घेर कर थाने में आग लगा दी। और आग लगाने से थाने के अंदर कितने 20-21 पुलिस कर्मचारी और एक थानेदार, टोटल 22 लोगों के अंदर ही जल के मौत हो गया। और आंदोलन, असहयोग आंदोलन हिंसा का रूप लेने लगा, जिससे महात्मा गांधी दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आंसर इस तरह से लिख दीजिएगा, एकदम आंसर 72 में हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ से कुछ गलती टाइपिंग है, मैं इसको क्लास खत्म होने के बाद देख के इसको सही करवा के डलवा दूंगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। आगे ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में भूमि को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया। मुगल काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया। और मैं आपसे साथी से गुजारिश ये करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप में से जो भी साथी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास की ओर देखते हैं। अगला क्लास क्या करा, अगला क्वेश्चन क्या किया, मुगल काल में भूमि को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया था। मुगल काल में भूमियों को 4 वर्गों में बांटा गया था, जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास करवाने के वक्त में हर दिन इन बातों पर चर्चा लगभग करते रहते हैं। वे 4 वर्ग कौन कौन से थे, जरा देखिएगा। आइन एक्वारी के अनुसार भूमि को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, पोलज, परती, चच्चर और बंजर। पोलज यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी। पोलज कैसी भूमि है, पोलज है यह प्रथम श्रेणी यानी ऐसे भूमि जिस पर क्या फसल दर फसल उगाया जाता हो, उसे को क्या कहेंगे, पोलज भूमि कहेंगे। फसल दर फसल जिन भूमियों को उगाया जाता हो उसे पोलज भूमि कहेंगे। यह क्या, यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी, वर्ष में 2 फसलें होती थी। इस भूमि से प्रतिवर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। और इन भूमियों से क्या था, प्रतिवर्ष सरकार को भूमि कर प्राप्त होता था। ठीक, आगे बढ़िएगा। प्रतिभूमि यह वह भूमि थी इस पर खेती करने के पश्चात 1 वर्ष तक प्रति छोड़ दी जाती थी। तीसरा चच्चर भूमि, यह वह भूमि थी जो कृषि योग्य होने या उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 3 या 4 वर्ष छोड़ दिया जाती हो। बंजर भूमि यह सबसे निम्न कोटि की भूमि थी जो 5 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, उसको क्या कहते थे, बंजर कहते थे। यही आपका 4 प्रकार है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़िए। कह रहे संस्थान विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। संस्थान विद्रोह क्या है, या देखने का प्रयास कीजिएगा। संस्थान विद्रोह क्या है, तो क्या कह रहा, सरकारी अधिकारियों, जिम्मेदारों, सरकारी अधिकारियों और क्या जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित होकर संस्थानों ने विद्रोह कर दिया। देखिए संस्थान को कौन कौन शोषित कर रहा था, संस्थान को सरकारी अधिकारी, जमींदार, व्यापारी, महाजन, सबके सब अपनी ओर क्या करता, नोच नोच के खा रहा था। सभी ने क्या कर रहा था, शोषित होकर संस्थान ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु तथा कन्हू ने किया था। विद्रोह गतिविधियों के तहत संस्थानों ने जमींदारों तथा महाजनों के घरों को लूटा, खदान के छीन कर सरकारी अधिकारियों ने विद्रोह को दबाने के लिए
मारपीट करने करके उनका दमन प्रारंभ किया, जिससे ये विद्रोह और अधिक उग्र हो गया और यह विद्रोह क्या हुआ और भी तेज हो गया। आग में घी डालने के बराबर ये काम कर दिया कौन? तो इसको अधिकारियों ने क्या किया, जब दबाने का काम किया इन विद्रोहियों को, तो आग में घी डालने के बराबर काम कर बैठा। आगे बढ़िएगा, देखिए और क्या कह रहा है। सिद्धू तथा कन्हू को संस्थानों ने ईश्वर के भेजे हुए दूत माना और उन्हें विश्वास था कि ये इन शोषणों से मुक्ति दिलाएंगे। संस्थान अस्त्र शस्त्र तीर कमान भाला कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेजी सरकारी अधिकारी तथा जमींदारों से धमकी के साथ अपनी मांग रखी। सरकारी अधिकारियों ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो संस्थानों ने जमींदारों साहूकारों और क्या सरकारी अधिकारियों के बीच विरोध में अस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया और इन्होंने क्या क्या शस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया, शस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया। ये तमाम बातें थे जो आपको याद रखेगा, जो क्या था संस्थान के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1855 में सिंधु मुर्मू और कन्हू मुर्मू के द्वारा, जो इन्हीं सभी कारणों से उनको चारों ओर से क्या किया जा रहा था, शोषित किया जा रहा था। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करे। हड़प्पा सभ्यता का क्या कह रहा है, विस्तार की विवेचना करे। आगे जरा देखने का प्रयास करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तारों की हम लोग विवेचना करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन काफी लाजवाब है, तो लोग देखने का प्रयास करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तारों की क्या करे, विवेचना करे। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उदय कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में हुआ था। आगे कह रहा, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। कहां से? दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, और पश्चिम बलूचिस्तान के मकराना तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है और यह लगभग 12 यहाँ पे दशमलव फाजिल पर गया है, प्लीज माफ कीजिएगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये टाइपिंग करने वाला ने क्या कहे, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो निश्चित ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। जो निश्चित ही क्या है, तो जो निश्चित ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा सभ्यता थी, बड़ा क्षेत्रों में फैली हुई थी सभ्यता। आगे अगला क्वेश्चन करवाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की समझ है, इसी का और भाग है, चलिए देखिएगा और भाग क्या। अब तक इस सभ्यता में लगभग 1000 स्थल पता हो चुका है, 1000 प्लस स्थल, 1000 प्लस स्थल की खोज हो चुकी है बिल्कुल, और जिसमें नगरों की संख्या केवल 6, और इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चंद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनावली है। इन सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य के रंगपुर तथा रोजदी में भी मिला है, यानी कि अलग-अलग जगह पर भी मिला है। ठीक, आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जो पतन हुए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे 2 कारण, कौन से कारण से क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बाढ़ के कारण और क्या, बाहरी आक्रमण। बाढ़, हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा के जितने बड़े बड़े नगर हैं, वे बड़े बड़े नगर कहाँ, वे सभी बड़े के बड़े नगर नदियों के किनारे, कोई ना कोई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो बाढ़ के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया होगा बिल्कुल। बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्य लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नष्ट कर दिया। आर्य लोग जो घोड़ा पे बैठ के और किससे, लोहा से, ये लोग भाला वर्षी के माध्यम से क्या करते थे, ये लोग युद्ध करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे, वे लोग युद्ध नहीं करते थे। ठीक, वे लोग युद्ध नहीं करते थे, ये लोग युद्ध करते थे, लोग को मार काट के मिला के मिट्टी में और सभ्यता को खत्म कर दिया। बस यही बात, और क्या। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या करा, महात्मा गांधी की भूमिका पर क्या करे, प्रकाश डाले। आइए सभी साथी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए क्या रहा है, तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, याद देखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और 1919 ईस्वी में रोलेट सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ स्वदेशी हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत निवारण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने आदि पर बल दिया। इन्हीं के प्रयास से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन ये बात यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इन्हीं के प्रयास से नहीं, जितने भारतीय नेताएं थे उन सभी नेताओं के प्रयास से देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बस इनकी भूमिका क्या लिखना, कौन आंदोलन कब किए थे, बस वही सारी बात को लिख दीजिएगा। आसान आसान बातों के भारी काम नहीं, आसानी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम, क्या कर रहा है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम तथा स्थापना को, क्या स्थान को लिखे, मंदिर के नाम और उसके स्थानों को लिखे। गुप्तकालीन किन्हीं 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम, गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। पहला, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ का ये जो 10 अवतार मंदिर है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित
सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। कहाँ? तो देवगढ़ में। और क्या है? 10 अवतार मंदिर। और एक बुमराह का शिव मंदिर। यह शैव धर्म से संबंधित सबसे क्या है? महत्वपूर्ण मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौर्यकालीन इतिहास से किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। मौर्यकालीन इतिहास से किन्हीं दो साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्राराक्षस, कालिदास के नाटक, बौद्ध साहित्य में क्या है? दिव्यवंश, महा महावंश, और क्या? मलिन पन्नु, दिव्य दिव्य वरान, और क्या? मधुश्री मुल्क, एवं जैन साहित्य एवं भद्रबाहुचित्र एवं पृष्ठी पर्वत प्रमुख है। क्या? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी। मेरे भाई इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस दो चीज। मौर्यकालीन इतिहास की किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और एक क्या? विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। दो लिख दीजिएगा आंसर फिनिश, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। दो लिख कर छोड़ दीजिएगा, दो लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कितने? कोई दो सभ्यता, कोई दो। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कोई दो सभ्यता के नामों को लिखने के लिए कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के निम्नलिखित दो सभ्यताएं क्या निम्नलिखित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताएं निम्नलिखित थी। क्या कह रहा? दजला फुरात नदी के तट पर बसा दजला फुरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे बसा मिस्र की सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, ये दो सभ्यताएं थे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, और ये क्या कह रहा है, देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या? विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखे। विजयनगर के कोई दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखे। तो विजयनगर साम्राज्य की दो ऐतिहासिक इमारतों के नाम निम्नलिखित हैं। एक कमल महल और एक क्या है? जिज्जी का झुमता क्या मंडल, मंडप होगा। जिज्जी का झुमता मंडल होगा, मंडप होगा यहाँ पे, मंडप। ठीक, जिज्जी का झुमता मंडप। आइए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा। झरोखा दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। झरोखा दर्शन मेरे भाई आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवा देता हूँ झरोखा दर्शन क्या था। चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। झरोखा दर्शन यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत हुई थी और अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था। इसमें होता क्या था, चलिए आइए देखने का प्रयास कीजिएगा। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। बादशाह, बादशाह का मतलब राजा। राजा अपने दिनों की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था, और उनके बाद वह पूर्व की ओर मुंह के एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। इनके नीचे लोगों की भीड़ होती थी, जिसमें सैनिक, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बीमार, बच्चों के साथ औरत बादशाह के एक क्या झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू किया गया झरोखा दर्शन प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास को जागृत करना था। जहाँ ऊंच या नीच कोई व्यक्ति सम्राट से मिलकर बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ न्याय की मांग कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत अकबर ने किया था, और अकबर का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर ये चाहता था कोई कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति क्या हो, वे हमसे मिल सके और हमें वे अपनी परेशानी को बता सके। अकबर ये चाहता था। जब अकबर सुबह में अपने हरम का मतलब होता है राजा का महल, जहाँ पे राजा अपने रानियों के साथ रहा करता है, उसे राजा का हरम कहा जाता था। जब अकबर अपने हरम से सो के निकलता था, उठता था, वे सबसे पहले सूर्योदय का यानी कि सूर्य का दर्शन करता था। उसके बाद उसके सामने जो भी आए हुए उसके जनता, किसान, सैनिक, सब कुछ, जिसको जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, राजा से क्या करेगा, सीधे डायरेक्ट कह सकता है और जो भी दिक्कत है उसको दूर करवा सकता था। यही था झरोखा दर्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखने का प्रयास करेंगे। नमक सत्याग्रह पर क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, या देखिएगा नमक सत्याग्रह क्या होता है। नमक सत्याग्रह क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है नमक सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। नमक सत्याग्रह पे संक्षिप्त टिप्पणी आपको अच्छी तरह से याद होगा क्या? तो नमक सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, और ये कब से कब तक हुआ था, ये तमाम डेट आपको लगभग याद होगा। नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, मैं करवा देता हूँ। देखिएगा 26 फरवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद, आपको 26 यहाँ पे जनवरी होगा, फरवरी गलती से लिख दिया, क्या बता दे, 26 जनवरी है, ठीक। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत किया। महात्मा गांधी ने वायसराय को पूर्व सूचित कर यात्रा शुरू की और मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को आपराधिक बना दिया। नमक प्रकृति को क्या उपहार है और इस पर कर लगाना एक क्या अभिश्राप है। सरकार बिना कर अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर देती थी। यह राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर था, और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देना और स्वयं प्रयोग न कर पाने की स्थिति में अन्य को भी प्रयोग न करने देकर उन्हें नष्ट करना क्या अन्यायपूर्ण नीति है। बहुमूल्य राष्ट्र संपदा को राष्ट्रीय खर्चों से नष्ट कर लोगों में मुंह से नमक
छीनना छीनना क्या विनाश है। ये इतनी लंबी क्या सब कहानी है, छोड़िए मैं आपको बताता हूँ, याद कीजिए, याद हो जाएगा। नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त भी लिखिए, सीधे आंसर लिखिएगा। नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। मेरी बातों को सुनिए केवल, और वही बात को याद कीजिएगा, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिएगा। नमक कानून जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले थे और वे अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 को समुद्र किनारे पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन किया और यह पूरे देश स्तर पर इसका विरोध किया गया था। नमक कानून उल्लंघन किया गया था। यही आपका नमक कानून उल्लंघन, इसी आंसर को लिखिएगा। मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूँ, आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। बस इतना बात को लिख लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गुरु नानक का होगा तो पूछ भी सकता है इस बार। चलिए सर, काफी आपको मैंने जितने 60 प्रश्न लाए थे सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 60 के 60 प्रश्न। चलिए देखिएगा गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। गुरु नानक का जन्म पंजाब के क्या है, गुरु नानक का जन्म पंजाब के क्या है, गुजरानवाला जिले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नानका साहिबा नामक ग्राम में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर क्या किया इन्होंने, बल दिया। उसके बाद क्या करा तो देखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा की गई। नानक की वाणी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा में है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। जो सिखों का क्या धर्म ग्रंथ है, गुरु नानक के द्वारा क्या हुआ था, सिख धर्म की शुरुआत की गई थी। यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। क्या कह रहा है तो देखिएगा। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीतियों को क्या किया, परित्याग कर दिया। इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और अशोक क्या बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी किया गया। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्या हुआ, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन करें। मौर्य के समय में जो नगरों का प्रशासन था उसी को कह रहा वर्णन करने के लिए। मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन करें। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन का सबसे विस्तृत एवं क्या विशद वर्णन किया है। उनके अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों की एक समिति के हाथों में था। यह समिति 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह समितियां इस प्रकार थी। पहला, शिल्पकला समिति में भी 5 सदस्य हुए करते थे, 5 लोग हुआ करते थे। इस समिति के लोग उद्योग धंधे का निरीक्षण एवं प्रबंधन करते थे। अगला है जनगणना समिति। यह समिति जन्म और मरण का लेखा करती थी। कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग मर गए, यानी कि जन्म मरण जैसे जनगणना कहते हैं, ये लोग वे काम करते थे। ठीक, और 2 ही पॉइंट है और 5 पॉइंट छोड़िए। शॉर्ट आंसर का इतना ही भाई, आंसर लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिएगा। व्यासशाला पद्धति क्या थी और इसको कब स्थापित किया गया। व्यासशाला प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से ऑलरेडी पता होगा। व्यासशाला प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा व्यासशाला प्रणाली की शुरुआत की गई। आइए जरा देखने का प्रयास करते हैं व्यासशाला प्रणाली के बारे में क्या है। अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल ने राज्य की समस्त भूमि को नपवाकर उपज के आधार पर बांटकर लगान निश्चित की। यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी। और यह व्यवस्था कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए की गई थी। अतः इसे व्यासशाला पद्धति कहते हैं। यह व्यवस्था सर्वप्रथम गुजरात में सन 1573 ईस्वी में तथा संपूर्ण साम्राज्य में सन 1779 से 80 ईस्वी में स्थापित की गई। इस व्यवस्था में भी उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में दिया जाता था। यानी कि अगर आपके पास 3 किलो अनाज उपज हुआ है, 1 किलो क्या होगा, लगान के रूप में आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विजयनगर राज्य के पतन के क्या कारण थे। यानी कि विजयनगर की जो पतन हुई, विजयनगर के पतन के पीछे क्या कारण थे, किन कारण से विजयनगर का क्या हुआ, पतन हुआ था। विजयनगर राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। विजयनगर राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण है, क्या है, निरंकुश शासन। विजयनगर के शासक निरंकुश थे। राज्य की सभी शक्तियां अपने हाथों में थी। अतः विपत्ति के समय में प्रजा ने शासकों को पूर्ण सहयोग नहीं किया। उत्तराधिकारी के झगड़े, उत्तराधिकारी अयोग्य थे और राज्य सत्ता को लेकर निरंतर युद्ध होते थे, जिससे साम्राज्य में अशांति बनी हुई थी। राज दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु बन गया। और राज दरबार क्या बन गया, षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु बन गया था। राज दरबार क्या बन गया, षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु बन गया था। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। मीराबाई का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीराबाई का क्या करा, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा। आइए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणियां क्या। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था।
ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति थी। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजा परिवार में हुआ था। क्या उदयपुर के, यहाँ पे एक बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिसोदिया में। शादी सिसोदिया में, जन्म शादी, प्लीज एक सेकंड, कृष्ण भक्ति करते थे। इनका विवाह विवाह मेवाड़ की सिसोदिया, हाँ विवाह कहाँ हुआ था? याद रखिए, विवाह सिसोदिया में हुआ था। किनको? मीराबाई का शादी कहाँ? सिसोदिया परिवार में हुआ था। मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के राजा भोजराज इनके पति थे। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वरूप मानकर संत बन गई। इन्होंने रैदास से दीक्षा ली थी। भक्ति संतों में सगुण भक्ति की महान संत थी। और ये क्या थी? भक्ति संतों में, यह भक्ति संतों में सगुण भक्ति की महान संत थी। सगुण भक्ति की क्या थी? महान संत थी। बस आसान बात है। आइए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बीबीआई एकदम ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन में लगा लीजिएगा। चलिए देखने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखे। आइए जरा विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम देखने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको कविता के फॉर्मेट में याद करवाने का प्रयास करूंगा। और कविता के फॉर्मेट में क्या होगा? याद होगा। मेरे भाई कविता के फॉर्मेट में याद होगा, या सुनने का प्रयास कीजिएगा। लगता है क्या लिखा हुआ? विश्व के 7 आश्चर्य, मिस्र का गीजा का महल, पिरामिड। ये कुछ आंसर मैंने आपको यहाँ पे कुछ उल्टा आंसर सेट कर दिया है। लड़का क्या बता भाई, कुछ से कुछ कर दिया। मैं आपको कविता फॉर्मेट जो आंसर था, मैं वही आंसर आपको करवाने का प्रयास करता हूँ। और वे यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मेरे को याद है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा क्या था वे। आगरा का ताजमहल, पीसा का मीनार, आगरा का ताजमहल, पीसा का मीनार, और क्या था? इटली का कोलोसियम, आगरा का ताजमहल, पीसा का मीनार, रोम इटली का कोलोसियम, मिस्र का पिरामिड, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। और ये सब था, साथ था, लेकिन ये कविता के फॉर्मेट में था, याद करना बहुत आसान होता। लेकिन यहाँ पे ये क्या अलग फॉर्मेट में है, वे होगी एप्लीकेशन पे, वे क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई पीडीएफ में चला हुआ। वहां से आप लोग अगर कभी चाहे तो देख लीजिएगा। वैसे मैं अंत में आपको वे क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी फिलहाल यही जो है सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। मिस्र का गीजा का महान पिरामिड, और क्या है, क्या करा, बेली लेन के झूलते उपवन, यूनान के ऑटो में। ये मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। मैं इसका आंसर अलग से आपको करवा दूंगा, अलग से अंतिम में आंसर करवा दूंगा। ये आंसर मत पढ़िए, ये आंसर कुछ अलग लैंग्वेज में है, जो कि आपके लिए अच्छी आंसर नहीं है। ये आपको याद नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, और दिमाग में क्या होगा, एक बार्डन की तरह आपको लगने लगेगा। मैं आपको आसान आंसर अलग से करवा दूंगा, ठीक। अंत में करवा के छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ दूंगा, करवा दूंगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। कांग्रेस की स्थापना, क्वेश्चन क्या, कांग्रेस की स्थापना पर संक्षिप्त में लिखे। कांग्रेस की स्थापना पर क्या करा? कांग्रेस की स्थापना पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा। आइए जरा कांग्रेस की स्थापना पर एक छोटी सी टिप्पणी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की स्थापना पर क्या करा? टिप्पणी कह रहा लिखने के लिए। सभी लोग कांग्रेस की स्थापना पर टिप्पणी लिखने का प्रयास कीजिएगा। सभी लोग लिखने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जरा अच्छा से एक बार आप लोग क्या कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपको करवाता हूँ प्रॉपर, फिर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा कांग्रेस पर एक टिप्पणी, स्थापना पर क्या करना, टिप्पणी लिखना है क्या। चलिए चलिए देखिएगा क्या कह रहा। क्वेश्चन क्या था? कांग्रेस की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी कांग्रेस की स्थापना? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। इसके गठन में एवं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। शुरू में यह क्या अनुनय विनय की नीति पर चली। आगे चलकर इसके नेतृत्व में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। और इससे क्या हुआ, आगे चलकर इनके नेतृत्व में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। लेकिन ये शुरू में क्या थे, शुरू में जो अंग्रेज के नेतृत्व, अंग्रेज से क्या था, अनुनय विनय पर ये चलती रही समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन दो कारणों से महत्वपूर्ण है? तो पहली कारण इसमें क्या होता, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बिल्कुल। चलिए 1929 में आयोजित कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दो कारणों से महत्वपूर्ण है, और वे दो कारण क्या थे, या देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या माना जाता है? इस अधिनियम में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिनियम में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान की दो मुख्य विशेषताओं को बताइए। भारतीय संविधान की दो मुख्य विशेषताएं क्या थी, या सुनने का प्रयास करिएगा पुनीता, बिल्कुल। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में। यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया। इसके मुख्य विशेषताएं निम्न है। यह लिखित तथा क्या विशाल संविधान है। भारतीय संविधान लिखित है। इनके निर्माण में कई देशों के संविधान का अध्ययन करके उसकी अच्छाइयों को समाहित किया गया है। इसी कारण यह काफी विशाल भी है। इसमें 395 धाराएं, यानी कि 395 अनुच्छेद, जिसमें स्थापना हुआ था उसी समय में,
अभी तो 463 प्लस हो चुका है और 22 भाग तथा अनुसूचियां है। अनुसूचियां 8 अनुसूचियां था, स्थापना के समय में अभी 12 हो चुका है, अभी 25 भाग हो चुका है। आज तक कई संविधान संशोधन किए जा चुके हैं और आज तक क्या हुए, कई संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। विषयों का बंटवारा, चलिए विषयों का बंटवारा। भारतीय संविधान में विषयों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सूची में सेना, रेलवे आदि विषय है। राज्य सूची में राजस्व, नगर पालिका आदि को रखा गया है। जबकि समवर्ग सूची में क्या, शिक्षा को रखा गया और ये चीजों को रखा गया। यहीं तक बात आपकी आज क्लास होने वाली थी, आपका यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं और मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। आपको मैं क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था, वो विश्व के 7 आश्चर्य के नाम, मिलेगा कोई पीडीएफ मैं आपको उसे करवा दूंगा बिल्कुल। तो कविता के फॉर्मेट में था आंसर, जो कि आपको याद करना बहुत आसान था। और ये आंसर क्या, इस तरह से आपको आंसर जो है रहेगा, ये याद करने में ज्यादा मेहनत लगेगा। ज्यादा मेहनत क्यों करें हमें, और हमें आसान मेहनत में हो ही रहा है, तो फिर हम ज्यादा मेहनत क्यों करें। बिल्कुल मेरे भाई, अगर सिंपल काम हो रहा है, ज्यादा में टेंशन नहीं लेना है। और कभी भी कोई भी चीज कविता के फॉर्मेट में क्या होता है, याद करना ज्यादा आसान होता है बिल्कुल। लेकिन मैं सही निगाहों से देख लेता हूँ, फिर आपको करवा दूंगा। चलिए, तो आप लोग तब तक बताइए क्लास आप लोगों को कैसा लगा। सही सारी तब तक बताने का प्रयास कीजिए बिल्कुल। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। क्वेश्चन समाप्त हो चुका, बाकी शॉर्ट आंसर नहीं है, बस इतनी शॉर्ट आंसर थे। और आप लोग पहले बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और लगभग सभी साथी को अच्छा ही लगा होगा बिल्कुल। आइए मैं आपको विश्व के साथ आश्चर्य एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूं, फिर मैं क्लास का एंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। आइए मैं इन क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल कविता के फॉर्मेट में मैं आपको लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल कविता के फॉर्मेट में लिखूंगा, बिल्कुल कविता के फॉर्मेट में। आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, बिल्कुल कविता के फॉर्मेट में। आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, और क्या था, चीन की दीवार, चीन की चीन की दीवार। आगरा का ताजमहल, पीसा की मीनार, चीन का दीवार, रोम इटली, या रोम इटली का कोलोसियम, रोम, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा इटली, कोलोसियम। आप लोग को जो भी दिक्कत हो लिखते चलिएगा, जो भी साथी जो भी दिक्कत हो आप लोग को लिखते चलिएगा। आप लोग का मैसेज भी आते रहेगा बिल्कुल। 5वां पॉइंट, अब तो 4 हो गया, 5वां क्या था, मिस्र का पिरामिड, मिस्र, मिस्र का पिरामिड। 6 नंबर पॉइंट में आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके बाद क्या, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। चलिए, यही था विश्व के 7 आश्चर्य के नाम, जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर आपके लिख दिए बिल्कुल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा याद। ठीक है सर, बिल्कुल। तो यही था, आप देखिए कितना आसान है, ये कितना हार्ड है। ये आसान करना बहुत आसान है, ये आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये अगर आप जो भी साथी से मैं गारंटी करता हूँ, ये आज मैं दूसरा लेक्चर करवा, इससे पहले एक लेक्चर और करवाए थे, टोटल मैंने 60 शॉर्ट आंसर आज कंप्लीट करवाए। और जो भी साथी अब इन 60 शॉर्ट आंसर को कवर लेते हैं कवर, मैं उनकी पूरी गारंटी लेता हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपके 30 के 30 शॉर्ट आंसर नंबर मिलेंगे। अगर आपका राइटिंग अच्छा है, आपको 30 में 30 नंबर शॉर्ट आंसर मिलेंगे, तो मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेंगे, 15 के 15 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इसी से रहेंगे, और आपको 30 में 30 नंबर मिलेंगे। ठीक, मिलते हैं आप लोग सभी क्लास, आप लोग की क्लास द एंड होती है। चलिए मैं आपकी यहाँ से आज आगाज कर रहा हूँ द एंड, द एंड। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो मेथड के लिए इन वीडियो इन नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। साथ ही दूसरे करने की इस नंबर पे क्लास 12 आर्ट के व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सही जानकारी ले लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग सभी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सर, साइड हो जाइए।
चलिए मैं भाई, तो मैं तो साइड हो गया, उधर वाला लेना था, मैंने उसको डिलीट बैक भी कर दिया हूँ, अब तो ये आने वाला भी नहीं है। ठीक, चलिए। और जाते जाते मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ओके बाय।